वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं द बोन स्नैचर मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम अफ्रीका के नामी डेजर्ट में एक आदमी को जमीन से निकल रही तरंगों को रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं, जिसके बारे में वो अपने साथियों को भी बताता है। जिस पर उसके साथी कहते हैं कि यहाँ कोई वैल्कनिक पाइप नहीं है, मतलब यहाँ डायमंड्स भी नहीं होंगे। वो कहता है कि ये वैल्कनिक पाइप की तरह कुछ है जिसकी हमें जाँच करनी चाहिए, जरा देखो। असल में ये तीनों वैज्ञानिक हैं जो माइनिंग एंटरप्राइजेस के अंडर काम कर रहे हैं। इनका मेन मोटिव सिर्फ हीरो को ढूंढना है, इसीलिए ये इस डेजर्ट में जांच पड़ताल के लिए नई नई जगह पर जाते रहते हैं। और इसी तरह ये आज भी जांच पड़ताल कर रहे थे, जहां इनका ध्यान कुछ ऐसी तरंगों ने आकर्षित किया था जो कि काफी अजीब थी। जहां से ये तिरंगे आ रही थी, वहां जाते वक्त इन्हें एक जगह बहुत सारे डंडे मिलते हैं जिनमें कुछ अजीब तरह के मास्क टंगे हुए थे। अब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर इन्हें एक बहुत ही बड़ा सैंडस्टोन मिलता है। जब एक आदमी उसके सैंपल्स लेने के लिए उसे तोड़ने लगता है, तब वो पाता है कि ये तो अंदर से खोखला है। अब एक बड़ा सा होल करने पर एक अजीब सा क्रिएचर उस आदमी को अंदर खींच लेता है, जहां उसके बाकी साथी उसे बचाने के लिए भागते भी हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक लैब में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को फेस कर रहे जैक और मेल, दो सिस्टम एनालिस्ट को देखते हैं। असल में ये एक रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, जहां वो रिसर्च सेंटर तो अंटार्कटिका में है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कोलंबिया में है। किसी ग्लिच की वजह से रिसर्च सेंटर की लैब का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली गिर रहा था, जिस प्रॉब्लम को जैक अपनी समझदारी से कैसे भी करके ठीक कर लेता है। अब पीछे से जैक का बॉस आकर उसे शाबाशी देता है और साथ में एक लेटर भी, जहां उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी जाती है क्योंकि वहां पर एक सिस्टम एनालिस्ट की जरूरत थी और जैक को वहां पर भेजा जा रहा था। जैक भी अपना सामान बांधकर उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन दूर दूर तक रेगिस्तान देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पास सिर्फ एक ही आदमी है जो कुछ बेचने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। तभी जैक को लेने के लिए काल नाम का आदमी ट्रक लेकर वहां पर पहुंचता है और वो जैक से कहता है कि वेलकम टू हेल। जिसके बाद वो माइनिंग एंटरप्राइजेस के रिसर्च सेंटर में पहुंच जाते हैं। जैक भी अपना सिक्योरिटी चेक करवाने के लिए मिकी के पास पहुंचता है, जो यहीं पर काम करती थी। मिकी जब जैक का सूटकेस चेक करती है तो उसमें उसे काफी सारी प्रोटेक्शंस और एक डिवाइस मिलता है, जिसके बारे में जैक बताता है कि ये कीमती पत्थर और पानी को 100 फीट तक ढूंढ सकता है। अब वहीं पर मौजूद जॉन मिकी को गंदी नजरों से देखता है, उसके साथ बदतमीजी भी करता है, जिस पर काल को गुस्सा आता है तो वो उसे उल्टा मार कर वहीं पटक देता है। वहीं मिकी शुक्र अदा कहने के बजाय उसे कहती है ये तो मैं खुद भी हैंडल कर सकती थी। जिसके बाद वो सभी उन 3 वैज्ञानिकों की खोज में जाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। मिकी जैक को बताती है कि शायद हमारा पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए अब हम अपने साथ फ्यूल भी लेकर जा रहे हैं। तभी ट्रक ठीक कर रहे कर्ट के पास मैग्डा आती है, जो अपने ट्रक से काफी प्यार करती थी। वो ट्रक में छेड़खानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन कर्ट एक मैकेनिक है तो सफर में जाने से पहले उसका ट्रक को चेक करना जरूरी होता है। वहीं टाइटस भी जब ट्रक में चढ़ने वाला होता है, तभी एक आदमी उसके पास आकर उस पर एक रिचुअल करके उसे एक लॉकेट देता है, जो कि दिखने में कुछ अजीब था। अब ये सभी लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां एक लंबा सफर तय करने के बाद ये एक ट्रक के पास पहुंचते हैं, जो उन्हीं 3 वैज्ञानिकों का था जो हमने शुरू में देखा था। आसपास देखने पर इन्हें 2 डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें देखकर ये कुछ समझ नहीं पाते। जिसके बाद उन्हें तीसरे वैज्ञानिक हार्वे की बॉडी वहां नहीं मिलती, जिस पर ये समझ जाते हैं कि शायद हार्वे ने ये सब कुछ किया होगा। पीछे से टाइटस उन्हें अपने पास बुलाता है और पैरों के निशानों से काल समझ जाता है ये हार्वे के ही होंगे। अब ये सोचकर वो उन सभी पैरों के निशानों पर चलने लग जाते हैं। आगे चलकर टाइटस नोटिस करता है कि जो 2 पैरों के निशान हैं, अब वो 4 पैरों के निशान में बदल गए हैं। जिसके बाद रास्ते में ये उसी अजीब जगह पर पहुंचते हैं जहां वो 3 वैज्ञानिक भी गुजरे थे। अब काल कर्ट को वापस मैग्डा के पास भेज देता है ताकि वो ट्रक से हार्वे का पीछा कर पाए। टाइटस का लॉकेट बिल्कुल उसी मास्क की तरह था जो सफर शुरू करने से पहले उसके गांव के एक आदमी ने उसे दिया था। वो जैक को किसी भी चीज से छूने से मना करता है और कहता है कि ये जगह एक वार्निंग है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तभी मैग्डा भी ट्रक लेकर वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो सभी ट्रक से हार्वे का पीछा करने लग जाते हैं। काल भी रेडियो से सारी जानकारी रिसर्च सेंटर भेज देता है। जिसके बाद वो एक बॉडी के पास पहुँचते हैं, जिस पर काल तो विश्वास नहीं करता कि यह हार्वे की है, लेकिन मिकी और कर्ट उसे बताते हैं कि हार्वे का कुछ सालों पहले बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। उसके पैर में एक प्लेट भी डली हुई थी। अब उसे वो काल को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करता। वो आगे जाने की सोचता है, लेकिन मैग्डा उसे मना कर देती है और कहती है कि रेडियो पर उन्होंने हमें वापस आने को कहा था, लेकिन तुम नहीं माने। तुम कोई डिटेक्टिव तो हो नहीं, चुपचाप वापस चलो। काल भी कह देता है कि यहाँ पर किलर घूम रहा है, हमें उसका पता लगाना होगा और मैं अकेले भी इस काम को कर सकता हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ। लेकिन मैग्डा उसे बताती है कि कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और तुम किलर को कहाँ ढूंढोगे बताओ। फिर काल भी मान जाता है। लेकिन दोस्तों 1 मिनट,
दोस्तों, स्टार्टिंग में जो 3 वैज्ञानिक थे वो ट्रक लेकर उस सैंडस्टोन के पास पहुंचे जहां उनके साथ वो सब कुछ हुआ था। लेकिन जब जैक और उसके बाकी साथी उन्हें ढूंढने के लिए आए तो उन्हें ट्रक किसी और जगह और वो 3 वैज्ञानिक किसी और जगह मिले। अब इसके ऊपर का क्या लॉजिक है कमेंट में जरूर बताना। अब मूवी में वापस आते हैं। रात को सभी रेस्ट करने लगते हैं लेकिन जैक को नींद नहीं आ रही होती है। उसके साथ आज जो भी हुआ वो उसके बारे में सोचने लगता है, जैसे अपने बॉस के बारे में जिसने उसे यहाँ भेजा और यहाँ पहुंचने पर उस काले आदमी के बारे में, फिर रिसर्च सेंटर पहुंचकर मिकी के बारे में और भी बहुत कुछ जिससे उससे नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो एक बोर्ड को देखता है जिसमें पेशेंट्स को उठाया जाता है। वो उस बोर्ड के साथ सैंड स्केटिंग करने लगता है और बहुत एंजॉय भी करता है। तभी पीछे से मिकी भी उसके पास आ जाती है। अब उसे देखकर जैक अचानक से डर भी जाता है। मिकी बताती है कि तुम्हारी मशीन से बीपिंग की आवाज बहुत देर से आ रही है। जैक उसे चेक करने लगता है और कहता है यहाँ तो जमाने वाली ठंड है, शायद इसीलिए साउंड कर रही है। जिस पर मिकी भी कहती है कि ये डेजर्ट है, यहाँ ऐसा अक्सर होता है। फिर मिकी ऐसा बोलते ही जैक के पास बैठ जाती है और कहती है कि रिलैक्स, इससे हमारी बॉडी वार्म रहेगी। वहीं जैक भी मिकी को कहता है कि कुछ कंट्रीज में हमें ऐसा देखा जाता है कि हमारी शादी हो चुकी है। जैक और मिकी अपनी बातें करने लगते हैं लेकिन तभी काल उन्हें पीछे से चुप रहने को कहता है। काल के टोकने पर मिकी वापस ट्रक में सोने चली जाती है लेकिन जैक को अभी भी नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, इसलिए वो बाहर ही रुकने का डिसाइड करता है। जब वो बाहर लेटा होता है तभी उसकी मशीन में बीपिंग की साउंड काफी तेज हो जाती है। उसमें दिखाया जा रहा था कि कोई चीज उसके बहुत ही करीब है लेकिन जैक को कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक उसके सामने ब्लैक कलर का एक क्रिएचर आता है जिससे जैक डर कर तुरंत ट्रक के पास जाकर अपने साथियों को जगाता है। जैक बताता है कि मैंने कुछ बहुत ही बड़ा जानवर देखा, भालू जैसा। काल भी जैक की बातों पर विश्वास नहीं करता लेकिन तभी मिकी टॉर्च से पता लगाती है कि हार्वे की बोन्स को कोई लेके चला गया है। इस पर सभी शॉक होते हैं कि ये हो क्या रहा। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर रेगिस्तान के बीच में ये हो क्या रहा है। अब काल जैक पर शक करता है कि वही हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। तभी टाइटस कहता है कि ये टोकोलोश का काम है। टोकोलोश? जैक पूछता है ये कौन है। काल भी उसे टाइटस का मजाक उड़ाते हुए बताता है कि जो कुछ भी गलत होता है वो टोकोलोश ही करता है। जिस पर टाइटस उसे वार्न करके बताता है कि वो एक सैंड मदर है जिससे शुरुआत है और उसी से अंत है। वो सब कुछ वापस ले लेती है जो भी उससे बिलोंग करता है, एनिमल, पर्सन, सब कुछ। वो उनकी बोन से लाइफ को पी लेती है और इस तरह वो जिंदा रहती है। अब काल डिसाइड करता है कि जो भी उन बोन्स को लेकर गया है हमें उसके फुटस्टेप्स का पीछा करके उसे पकड़ना होगा। लेकिन मैग्डा उसे ट्रक चलाने से मना कर देती है क्योंकि रात को ट्रक चलाना खतरे से खाली नहीं था। काल भी गुस्सा होकर ट्रक से नीचे उतर जाता है। अब अगले दिन वो पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो क्रिएचर मिल भी जाता है जिसे कर्ट देखकर कुछ समझ नहीं पाता और काल भी अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे गोली मार देता है। अब जैसे ही वो सभी वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वो क्रिएचर तो नहीं, हार्वे की बोन्स जरूर मिलती है जिसे देखकर वो थोड़े शॉक भी होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो चलते रहेंगे। लेकिन तभी जैक भी टाइटस से पूछ पड़ता है कि जो कुछ भी हो रहा है इस सब बारे में मुझे लगता है तुम कुछ जानते हो। टाइटस उसे बताता है कि जब मैं जवान था तब मेरे साथ काम करने वाला एक आदमी अचानक गायब हो गया और जब उसे ढूंढा गया तो उसकी सिर्फ एक खोपड़ी मिली। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ ही घंटों में उसके साथ क्या हुआ। तुम इसे जो चाहे कह लो, हम इसे इश्कुलू कहते हैं। अब जैसे मैग्डा ट्रक को स्टार्ट करती है तभी ट्रक में आग लग जाती है जिसे मैग्डा अपनी समझदारी से बुझा भी देती है। लेकिन अब ट्रक खराब हो चुका है। कर्ट भी चेक करके बताता है कि ट्रक ठीक हो सकता है, बस मेरी वर्कशॉप यहाँ होती तो मैं 1 हफ्ते में से ठीक कर देता। वहीं मिकी भी रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती रहती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो डिसाइड करते हैं कि यहीं रुककर वो मदद आने का वेट करेंगे क्योंकि उन्हें 2 दिन हो गए हैं और इस रेगिस्तान के बीच उनके पास फूड भी इनफ नहीं है सर्वाइव करने के लिए। और वो सोचते हैं कि तब तक कोई ना कोई तो हमें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। ये सोचकर वो रात की तैयारी करने लगते हैं। कैंप भी लगा लेते हैं जिसके बाद रात भी हो जाती है। वहीं जॉन भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया है। अब सभी टर्न बाय टर्न पहरा देने लग जाते हैं क्योंकि उनके साथ पिछली रात जो कुछ भी हुआ उससे वो थोड़े सतर्क हो गए थे। अब कर्ट टाइटस को उठाता है क्योंकि अब उसकी बारी है, जिसके बाद कर्ट भी स्लीपिंग बैग में सो जाता है। तभी जैक की मशीन में किसी अनजान चीज के पास आने की बीपिंग साउंड बहुत तेज हो जाती है। वहीं टाइटस को भी एहसास होता है कि कोई उनके करीब है। अब ये सोचकर वो कर्ट को जगाने लग जाता है लेकिन कर्ट उठता नहीं। जब वो बैग को हटाता है तब वो कैट को चींटियों द्वारा खाता हुआ देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और अपने बाकी साथियों को बुलाने लग जाता है। लेकिन जब तक बाकी लोग कुछ कर पाते कर्ट की मौत हो जाती है। अब वो चींटियां टाइटस पर भी चढ़ जाती है जिस पर काल उन चींटियों पर गोली चला देता है और वो चींटियां टाइटस को छोड़कर अब काल के पीछे पड़ जाती हैं। काल तो गोलियों की बौछार कर रहा होता है लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। अब वो डिसाइड करता है कि उन्हें पेट्रोल से जला देंगे जिस पर मैग्डा उसे गन पॉइंट पर रोक देती है। वहीं जैक नोटिस करता है कि वो चींटियां जहां पेट्रोल गिरा था वहां बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है।
काल ये सब कुछ देखकर उन पर अपना सारा गुस्सा निकालता है। वहीं टाइटस की हालत बहुत ही नाजुक होती है और वो दर्द से कहरा रहा होता है। मिकी भी उसका दर्द कम करने के लिए उसे पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है। वहीं जैक को अपनी मशीन में अभी भी उस क्रिएचर के आने का पता चल रहा होता है। ट्रक से उतरकर ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल फेंक दिया जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, जिस पर काल पहले गोलियां चलाता है। हालांकि जैक काल को गोलियां चलाने से रोकता भी है, लेकिन उन दोनों में आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर मिकी को बीच में आकर उन दोनों को रोकना पड़ता है। शांत होने के बाद जैक काल को समझाता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन काल भी बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है। अब सभी टाइटस के पास बैठे होते हैं। टाइटस उन्हें बताता है कि वो अपने बच्चों को ढूंढ रही है। मैग्डा भी काल से कहती है कि टाइटस को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई मदद के लिए आया ही नहीं। हमें वैसे अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एक काम करो काल, तुम खुद मदद के लिए क्यों नहीं जाते? जब तक तुम मदद ढूंढने के लिए जाओगे तब तक हमारे पास इनफ फूड है और इनफ पेट्रोल है, और तब तक हम उस अनजान चीज से बच भी सकते हैं। जिस पर काल मान जाता है और वो अगले दिन मिकी और जैक के साथ एक पेट्रोल के कैन को लेकर निकल जाते हैं। जहाँ काफी दूर चलने के बाद जैक को उसकी मशीन में बीपिंग की साउंड और तेज और लाउड सुनाई देती है। जब वो फोकस करता है तो आर्ट्स के पास पहुंच जाता है, जहां उसकी मशीन बहुत ज्यादा बीपिंग करती है। अब जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक सैंडस्टॉर्म उनकी तरफ बहुत तेजी से आने लग जाता है, जिससे वो भागने तो लगते हैं, लेकिन नेचर के सामने वो टिक नहीं पाते और एक जगह चुपचाप बैठ जाते हैं। जैसे तूफान थमता है तो देखते हैं उनका 90% पेट्रोल बह गया है और जैक की मशीन भी खराब हो गई है। इसके बाद रात भी हो जाती है। फिर वो एक पेड़ के चारों तरफ पेट्रोल डालकर वहीं बैठ जाते हैं, जहां मिकी के दिल में जैक के लिए प्यार की फीलिंग्स आ रही होती है। वहीं काल भी मिकी का हाथ थाम लेता है। मिकी भी सोचती होगी किससे प्यार करूं। खैर, अब जैसे कुछ वक्त बीतता है तो वो क्रिएचर वहां पर पहुंच जाता है जिसने मैग्डा का फेस लगाया हुआ है। मतलब उस क्रिएचर ने मैग्डा और टाइटस को मार दिया, जिसके बाद वो उन पर भी चींटियां छोड़ता है, लेकिन पेट्रोल की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। अब सुबह होती है, जहां उन्हें एक रेडियो की साउंड सुनाई देने लगती है। जब वो आसपास चेक करते हैं तो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मूवी की शुरुआत में वो 3 वैज्ञानिक आए थे। लेकिन दोस्तों एक मिनट, दोस्तों स्टार्टिंग में जब जैक और उसके बाकी साथी उन 3 वैज्ञानिकों को ढूंढ रहे थे, तब ये ट्रक उनको वहीं पर मिला था जहां उन दोनों लोगों के कंकाल पड़े हुए थे। तो ये ट्रक यहाँ पर कौन लेके आया? अगर आपके पास इस सवाल का लॉजिकल आंसर है कमेंट्स में जरूर बताना। अब वो तीनों उस सैंडस्टोन के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ बोन्स मिलती हैं, जिसे देखकर जैक समझ जाता है कि वो क्रिएचर आंट्स की क्वीन है। उसे बोन्स चाहिए सर्वाइकल के लिए। वो बोन्स के बिना कहीं नहीं जा सकती, इसलिए उसे हमारी यानी बोन्स की जरूरत है। आंट्स इस धरती पर डायनासोर के समय से हैं, जैसा कि टाइटस ने कहा था इश्कलू। तभी जॉन भी उन्हें ढूंढता हुआ पहुंच जाता है और उन 2 वैज्ञानिकों के कंकाल को देखता है, जिससे वो कुछ समझ नहीं पाता। अब दोस्तों ये कंकाल यहाँ कौन लाया होगा? अगर इसका जवाब किसी के पास है तो वो भी जरूर बताइएगा। जॉन भी आवाज लगाकर उन्हें बाहर बुला लेता है, उन्हें गन पॉइंट पर रखता है। काल और बाकी सभी उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। वो उन्हें ट्रक में बांधकर सीधे रिसर्च सेंटर चलने को कहता है, लेकिन काल अपनी समझदारी से उसे खिड़की से लात मारकर बेहोश कर देता है और उसे भी ट्रक में बांधकर अब वो डिसाइड करते हैं कि वो उस क्रिएचर को खत्म किए बिना नहीं जाएंगे। लेकिन मिकी इसके खिलाफ होती है। बाद में बहुत मनाने के बाद वो भी मान जाती है। अब उन्हें शक होता है कि उस चींटी का ठिकाना ओल्ड माइन में भी हो सकता है। फिर वो सभी ये सोचकर वहां भी पहुंच जाते हैं, जहां काल अंदर जाने से पहले अपने साथ नाइट्रोग्लिसरीन ले लेता है, जो कि एक तरह का एक्सप्लोजिव होता है। अंदर जाते ही वो क्रिएचर भी उन्हें नीचे बुलाने लगता है और जैक उस क्रिएचर की चाल को समझ जाता है, लेकिन काल नहीं। वो उसका पीछा करते जैक और मिकी से अलग हो जाता है। जैक उसे आगाह भी करता है, लेकिन वो क्रिएचर तब तक काल के ऊपर भारी लकड़ी को गिरा देता है और उसके ऊपर आर्ट्स छोड़ने वाला होता है। तभी मिकी और जैक भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तो वो जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक फिर अपनी समझदारी से उसे एक गड्ढे में गिरा देता है और जब वो तीनों उस गड्ढे को चेक करते हैं तो वो क्रिएचर काल को पकड़ लेता है, लेकिन काल भी बिना डरे उस एक्सप्लोजिव के साथ मिकी और जैक का हाथ छोड़ देता है। अब ब्लास्ट से बचने के लिए मिकी और जैक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उस क्रिएचर का ब्रेन मिलता है। अब वो जगह गिरने वाली थी तो इसलिए मिकी उसे उस ब्रेन को मारने के लिए कहती है, जिस पर जैक भी चाकू निकालकर उस ब्रेन में घुसा देता है। फिर वो जगह गिरने से पहले ही वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं कि जॉन को उस क्रिएचर ने मार दिया है और उसके सिर्फ हाथ का कंकाल बचा हुआ है। अब सीन भी मूवी की एंडिंग पर आता है, जहां मिकी वापस अपने घर जा रही होती है। वो जैक को भी उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन जैक कहता है कि रिसर्च सेंटर में मेरी जरूरत है। जिसके बाद मिकी और जैक किस करते हैं और मिकी वहां से एक पेटी और अपना बैग लेकर निकल जाती है। लास्ट में वो बूढ़ा आदमी जो जैक से मिला था वो इश्कलू कहता है
और हमें दिखाया जाता है कि उस पेटी में उस क्रिएचर का ब्रेन है जिसे मिकी अपने साथ लेकर जा रही है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों काफी सारे सवाल हो सकते हैं आपके, क्योंकि ये इसी तरह से डायरेक्ट की गई है और सब कुछ हम पे ऑडियंस पे छोड़ा गया है समझने के लिए। आप भी अपनी थ्योरीज कमेंट्स में दे सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।